हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा होगा। सो गाइस, क्वारंटाइन में बैठे बैठे बहुत टाइम पास कर लिया यार पिछले 20 डेज़ में। और अब पता चला कि और क्वारंटाइन जो है वो और बढ़ गया है 3 मई तक। सो क्या करें, कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो यूज़फुल हो यार, जो ये टाइम जो है हमें आगे हमेशा याद रहे और हम कुछ ऐसा इसमें करें जो हमें काम में आए। कितना टाइम पास करोगे बैठ बैठ के, ठीक है ना। तो मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ नॉलेज शेयर किया जाए। तो जीएसटी का जो सीरीज़ है वो मैंने लॉन्च किया, कुछ वीडियोस उसके अपलोड किए हैं। वो तो हम डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे ही, उसका फुल ऑन जितने भी उसमें टॉपिक्स है वो सब तो मैं टाइम बाय टाइम अपलोड करता रहूँगा। लेकिन मैंने सोचा कि इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग हो और जो कि बहुत यूज़फुल हो सबके लिए। हम जो कॉमर्स फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हमें एटलीस्ट हमें तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसी कुछ बातें हैं जो। तो मैंने सोचा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है अगर मैं कुछ इस तरीके की बात करूँ तो, क्योंकि हमारी लाइफ ही गाइस अकाउंटिंग में है। तो अगर इस अकाउंटिंग का जो बेस है गाइस, जहाँ से ये अकाउंटिंग ने जन्म लिया है, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वो मैंने सोचा कि उसकी बात की जाए क्यों ना गाइस, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे ये सब बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाने का और बहुत सारी फॉर्मेटिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट माइंड कि इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी, ठीक है। स्मॉल स्मॉल 20 मिनट्स के आसपास के वीडियोस रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको नॉलेज उसमें से बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। गाइस, ये स्टैंडर्ड्स जो है वो रिटर्न में दिए जाते हैं, राइटिंग फॉर्मेट में दिए जाते हैं, और वो होते क्या है, वो होते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। अब आप बोलेंगे सर ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या। तो गाइस देखिए, किसी भी काम को करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एक नई बाइक खरीद के लाते हो गाइस, तो आपको उसके साथ मैनुअल मिलता है ना, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि ये गाड़ी चलानी है तो कैसे चलानी चाहिए आपको, अगर ये गाड़ी आपको प्रॉपरली चलानी है तो आप कैसे चलाएंगे, वो सारी डिटेल्स उसमें लिखी होती है ना। तो वो उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ करनी है तो वो कैसे करनी है। वैसे ही जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो हमको अकाउंटिंग अगर बेस्ट मैनर में करनी है तो कैसे करनी चाहिए, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं, ठीक है, जिनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। अब देखिए, जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट होगा वही तो प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर टेक्निक बता पाएगा ना। इसलिए जो अकाउंटिंग बॉडी होती है, जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी होती है हमारे पास, उसका एग्जांपल है ICAI, ठीक है गाइस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है वो, या फिर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई और रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज करना मतलब आप कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जब अपने अकाउंट्स में शो करते हो, ठीक है, तो वो हुआ रिकॉग्निशन। उसके अलावा मेजरमेंट, आप वो ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट पे बताओगे, दैट इज़ मेजरमेंट। उसके अलावा ट्रीटमेंट, आप उसकी एंट्री किस तरीके से करोगे, ठीक है। एंड लास्ट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, आप उसको प्रेजेंट किस तरीके से करोगे। ये सारी बातें गाइस हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, पर सबके तरीके सेम होते हैं, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की अकाउंटिंग के तरीके हुए तो सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज के सेम ही रहेंगे, ठीक है। फिर सीमेंट इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उनके जो टेक्निक्स है वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि सर ऐसा क्यों कि सब लोग सेम हैं, हम तो हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग हमारे मन से करेंगे, हमको जैसी करनी है वैसी, क्यों हम दूसरों का देख के दूसरों से सेम टू सेम अकाउंटिंग करें, ऐसा हो सकता है ना। तो गाइस, इसका जवाब ये है कि अगर अगर सब लोग अलग अलग अकाउंटिंग करने लगे तो किसी को किसी और के स्टेटमेंट समझ ही नहीं आएंगे कभी, ठीक है, आप समझ रहे हो। और इसके अलावा हम कभी भी किसी दो कंपनीज़ के अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मतलब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे ना,
क्योंकि वो दोनों की टेक्निक्स तो अलग अलग थी, तो कुछ तो मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा किसी को। तो इसके लिए क्या किया गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए कि भाई अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो इसी तरीके से करनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, सब अगर सिमिलर टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो सबके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दूसरे जो लोग हैं वो उसे समझ पाएंगे, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूँ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए हमारे अकाउंट्स देखने पड़ते हैं, पर अगर हर कोई एंटिटी, हर कोई कंपनी अगर अपने मन से अलग अलग अकाउंटिंग टेक्निक से अकाउंट्स अगर लिखने शुरू करे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो समझ ही नहीं आएगा कि किसकी इनकम कितनी है और किससे कितना टैक्स लेना है। समझ पाए आपको? तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत भाषण हो गया, अभी मैं प्रॉपर आपको जो मेरे पास मटेरियल है वहाँ से बताता हूँ, ठीक है। सो अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्या बोला है इन्होंने अकाउंटिंग को? अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू, ये देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसी एंटरप्राइज के किस एंटरप्राइज ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये कहाँ से पता चलता है? ये आपको पता चलता है, ये होता है प्रॉफिट, ये आपको पता चलता है ये आपको पता चलता है अकाउंटिंग के थ्रू ही, ठीक है। और वो हमें किसको बताना पड़ता है? वेरियस स्टेक होल्डर्स मतलब जो लोग उस कंपनी में, उस एंटिटी में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, कुछ इन्वेस्ट किए हैं, कुछ उन्होंने उसमें रिस्क लिया है। अब इन्वेस्ट करने के अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ शेयर होल्डर मत समझना, तो फिर यहाँ पे शेयर होल्डर लिखा होता। स्टेक होल्डर्स मतलब हर वो इंसान जिसका उस एंटिटी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल सप्लायर, ठीक है, सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किए हैं और क्रेडिट पे सप्लाई किए हैं, तो उसका भी तो रिस्क हुआ ना इस एंटिटी में, तो वो भी स्टेक होल्डर माना जाएगा। गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर मानी जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट को इस एंटिटी से टैक्स मिलने वाला है। ओके, सो फिर से आ जाता हूँ। So accounting is a language of business, communicates the financial result of an enterprise to various stakeholders by means of financial statements. Okay, so तो देखो जो मैं आपको बता रहा था कि if the financial accounting process is not properly regulated, अगर इसको properly regulate ना किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? financial statements misleading, tentative and डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ द बिजनेस शो करेगा रेदर देन द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। मैं वही आपको बोल रहा था ना कि सब लोग अगर अपने मन से चलने लगे, ठीक है, अभी देखिए जब रोड पे गाड़ी चलती है, ठीक है, तो ये रूल है ना कि सब लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही चलेंगे, रोड के लेफ्ट साइड पे ही चलेंगे, ठीक है। कोई राइट में चलाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, समझ रहे हो गाइस? तो अगर कोई राइट में चल रहा है, कोई लेफ्ट में चल रहा है तो एक्सीडेंट्स होंगे ना, इसीलिए, समझ रहे हो? आई थिंक आपको समझ में आई होगी अब मेरी बात, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब ईयर बाय ईयर सेम तरीके से अकाउंटिंग की जा रही है, तो आप एक ईयर का डेटा दूसरे ईयर से कंपेयर कर सकते हो। उसके अलावा कंपेरेबिलिटी, एक एंटिटी का डेटा दूसरी एंटिटी से। उसके अलावा एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली उसमें आनी चाहिए थी उतनी आए, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज। अब वैसे देखो, स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है कि फिक्स कर देना एक टेक्निक को, किसी प्रोसेस को, टेक्निक को फिक्स कर देना कि ये काम इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज करना। स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड, ये क्या देते हैं? ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं एंड पॉलिसीज सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस बिकम कंपेरेबल। देखिए गाइस, बोला था ना मैंने। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिड्यूस द अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देयर बाय इंश्योरिंग कंपेरेबिलिटी ऑफ एफएस। गाइज मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को आगे से एफएस बोलूँगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जिसमें मेरा प्यार है गाइस। इसमें मैं बहुत सारा, मतलब दिन भर दिन रात में इसमें आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, पर वीडियो हम इतना बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है गाइस
कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, अल्टरनेटिव टेक्निक्स को कम कर देते हैं। ठीक है, हर एक कंपनी अपने अपने तरीके से करेगी डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को यूज़ करके, तो कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, ये फिक्स कर देता है कि पर्टिकुलर कोई टेक्निक है, उसी टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। वैसे बहुत सारी टेक्निक्स आपको आगे सीखने मिलेगी, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद द इश्यूज ऑफ एक रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। सबसे पहले रिकॉग्निशन, ये वही है जो हमने ऊपर देखा, मेजरमेंट, फिर प्रेजेंटेशन एंड देन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। गाइस कुछ बातें ऐसी होती है जो लॉफुली शो करना ज़रूरी है, तो वो जो है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज टू स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज विथ अ व्यू टू एलिमिनेट टू द मैक्सिमम। तो ये लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं विथ अ व्यू टू एलिमिनेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। क्या एलिमिनेट कर रहे हैं ये लोग, एक नॉन कंपेरेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये लोग चाहते हैं कि सबके अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो कंपेयर हो सके। ठीक है, अब लेकिन गाइस थोड़ा सा है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी। अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आप किसी एक रिटेल स्टोर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने रोड पे जो रिटेल स्टोर होता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप रिलायंस इंडस्ट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ रहा है, रिलायंस पेट्रोलियम से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको रिलायंस पेट्रोलियम को कंपेयर करना ही है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करनी है, तो आप HPCL से करो। समझ रहे हो, मतलब हर बात में लॉजिक रहेगा थोड़ा सा, जो आपको ध्यान रखना रहेगा। तो यहाँ पे बोला द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर बाय इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी। तो पहला नॉन कंपेरेबिलिटी एंड सेकेंड टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ओके गाइस, यस, आई होप ये जो मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए विजिबल है वीडियो में, लग तो रहा है मुझे। ओके, नेक्स्ट। अब गाइस कुछ, अब मैंने जैसे आपको बोला था ना गाइस, अभी बात निकली है तो पूरी बात ही कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो हमारे यहाँ इंडिया में ICAI, ठीक है, तो बता दूं कि मैं CA फाइनल लेवल पे ही हूँ और बहुत ही जल्दी होपफुली CA बन जाऊँगा। ठीक है, तो यू कैन रिलाई ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस। पिछले 10 ईयर्स से मैं इस लाइन में हूँ। ठीक है, तो आप डाउट मत करना मैं आपको जो बोल रहा हूँ, बहुत लंबे समय से मैं यही काम करता हूँ, अकाउंटिंग का काम करता हूँ और टीचिंग का काम करता हूँ, बहुत सारा डिफरेंट केस स्टडीज़ पढ़ता रहता हूँ। सो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे मैं आपको बहुत अच्छा नॉलेज दे सकता हूँ। ठीक है, यस, तो मैंने जैसे आपको बोला था ICAI हमारी जो बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए इंडिया के लिए इशू करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं गाइस, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस एक बार देख लेते हैं। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक टू डिस्क्राइब द पॉलिसीज, द वैल्यूएशन टेक्निक्स एंड मेथड्स। क्या देगा हमें, पॉलिसीज देगा, वैल्यूएशन टेक्निक्स देगा। अब गाइस देखो, वैल्यूएशन टेक्निक के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि वैल्यूएशन क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, एट द ईयर एंड अगर आपके बिजनेस में स्टॉक है, ठीक है, अब कोई स्टॉक पहले ख़रीदा हुआ है, कोई बाद में ख़रीदा हुआ है, उसका एग्जैक्टली डिटेल हो या ना हो, ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने बैलेंस शीट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखोगे। ठीक है, तो उसको वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो टेक्निक देगा कि किस तरीके से आप वैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉक लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्यों, ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। तो इस ट्रू एंड फेयर व्यू समझते हो आप, मतलब एक्चुअली जो हुआ है वही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखे। ठीक है, जो फेयर है वो दिखे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, जब ट्रू एंड करेक्ट बोला जाएगा ना गाइस, तब क्या होगा, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो है वो फिगर्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन ट्रू एंड फेयर मतलब जो करना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए वो किया है क्या। अगर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है तो ट्रू एंड करेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन ट्रू एंड फेयर कब बोल सकते हैं, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ओके, यस।
तो हमारे पास 3 बेनिफिट्स है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? द स्टैंडर्ड्स रिड्यूस टू अ रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट ऑल टुगेदर दी कन्फ्यूजिंग वेरिएशंस. ठीक है, डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर जो कन्फ्यूजन्स हो सकते थे वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिए गए हैं. सेकेंड, देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड. द स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ. कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो स्टेक होल्डर्स को पता चलनी चाहिए, ठीक है, जो लॉफुली ज़रूरी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से हमें उसे डिस्क्लोजर में लाया जाता है. ठीक है, important information. And last, the application of accounting standards would facilitate comparison. ये वही पॉइंट्स है सारे, comparison of financial statements. ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने आपको अभी रिलायंस पेट्रोलियम और HPCL का जैसे एग्जांपल दिया, वही इन्होंने बोला है. इट शुड बी नोटेड दैट इन दिस रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस इन द इंस्टीट्यूशन. मैंने बोला ना आपको, आप अपने रिटेल स्टोर को रिलायंस से कंपेयर नहीं कर सकते भाई. ठीक है, traditions and legal systems from one country to another gives rise to differences in accounting standards. अब कई बहुत सारी बातें जो है इसमें ट्रेडिशनल बेसिस पे भी करी जाती है, क्योंकि इंडिया के जो ट्रेडिशंस है, इंडिया में जो हमेशा से फॉलो होता आया है, उसके हिसाब से इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं. ठीक है, पर दूसरी कंट्री की बात करेंगे, आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनके ट्रेडिशंस कस्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, यस. इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस है, उसकी भी बात कर लेते हैं. क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू सर्टन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स मे हैव आर्ग्यूमेंट्स टू रिकमेंड देम. ठीक है, देखो कुछ होशियार लोग, ठीक है, माइट भी हमारे जैसे, जिनकी लाइफ पूरी कॉमर्स में, अकाउंटिंग में और डिफरेंट लॉस पढ़ने में जा रही है, वो डिबेट कर सकते हैं कि ये तरीका गलत है, ये तरीका सही नहीं है. तो इसके लिए लिमिटेशन दिया गया है कि कभी ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड में जो तरीका हो, भले ही वो सब फॉलो कर रहे हो, पर कुछ लोग, कुछ अति होशियार लोग जो है, ठीक है, वो लोग डिबेट कर सकते हैं. ठीक है, माइट भी वो लोग कभी सही भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए अब ये आर्ग्यूमेंट को कम करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सी बार चॉइस भी दी जाती है कि ये 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं. हम आगे पढ़ेंगे. द चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में बिकम डिफ़िकल्ट. बहुत सी बार, लेकिन अब कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करना ये भी मुश्किल हो सकता है. नेक्स्ट, देयर में बी अ ट्रेंड टुवर्ड्स रिजिडिटी एंड अवे फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग. कभी कभी ऐसा हो सकता है गाइस कि ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई टेक्निक लिखी है, लेकिन वो टेक्निक यार बहुत ही रिजिड है. ठीक है, रिजिड है मतलब कि भाई ये ऐसा किया, एक्चुअली उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं आ रहा है. ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है. ठीक है, वो डिफरेंट ओकेजन्स पे वो प्रॉपरली सेट नहीं हो रही है वो टेक्निक. ठीक है, अभी ऐसी बहुत सी टेक्निक्स जो है वो हम आगे, जैसे हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे, हमारे सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, तब मैं आपको सब बताऊंगा. ओके, उसके अलावा तो ये हुआ एक रिजिडिटी वाला पॉइंट. एंड उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट. तो गाइस यहाँ पे ये दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट. मतलब ये कोई प्रॉपर स्टैट्यूट, मतलब कोई प्रॉपर लॉ होगा, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, तो ये स्टैट्यूट का एक्ट है, ये स्टैट्यूट है, इसको ओवरराइड नहीं कर सकता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, तो अगर ये दोनों में कोई डिफरेंसेस आते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है वो जीत जाएगा और उसके हिसाब से एंट्री होगी. द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट्स. तो गाइस इसमें लिमिटेशन ये है कि आप स्टैंडर्ड को इसी तरह से फ्रेम करोगे जो कि दूसरे लॉज में प्रॉपरली फिट हो सके. ठीक है, अब एक लास्ट छोटा सा पार्ट है, मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड्स गाइस किस तरीके से बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. बस इसके आगे आपके लिए कुछ यूज़फुल नहीं है, मैं यहाँ पे आपको इतना बता देता हूँ. तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले यहाँ पे द प्राइमरी ड्राफ्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टडी ग्रुप्स विच टेक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स असाइन टू देम. तो गाइस डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री हुई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हुई, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स को असाइन किया गया था,
कि आप लोग इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार कीजिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ड्राफ्ट तैयार करते हैं। मतलब ड्राफ्ट मतलब जो अभी प्रोसेस में है, जो भी एक जिसको हम बोलते हैं ना एज अ सैम्पल कुछ बनाया जाता है, जो अभी तक पास नहीं हुआ है वैसा, तो ड्राफ्ट बनाते हैं वो लोग, ठीक है। फिर वो ड्राफ्ट जो है ASB मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, इसको भेजा जाता है। उसके अलावा FICCI, ASSOCHAM, SCOPE, CLB, ठीक है, CLB कंपनी लॉ बोर्ड, CLAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके अलावा ICAI, ICSI, ठीक है, तो पता होगा ना आपको, और CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ऐसी अथॉरिटीज़ को भेजा जाता है कि भाई ये हमने ये बनाया है सैम्पल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप देखो प्रॉपर लग रहा है क्या, ठीक है। फिर उनके व्यूज़ जो है उसको कंसिडरेशन में लेते हुए एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाता है, ठीक है। फिर गाइज ये एक्सपोजर ड्राफ्ट जो है ये मेंबर्स ऑफ ICAI मतलब जो CA लोग होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्हें दिया जाता है। और उसके अलावा पब्लिक को भी दिया जाता है कि आप सब ये एक्सपोजर ड्राफ्ट देखिए और बताइए कि क्या आपको ये सब प्रॉपर लगता है, और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो क्या लगता है और क्यों लगता है, ठीक है। उसके बाद उसमें पब्लिक के कमेंट्स को देखने के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो सबमिट किया जाता है काउंसिल ऑफ ICAI को, क्योंकि अल्टीमेट पावर जो है वो ICAI के पास है, ये ICAI पास कर सकता है, ठीक है। और फिर ICAI अगर अप्रूवल देता है तो उसके बाद जो है ये ड्राफ्ट जो है वो एक डेफिनेटिव स्टैंडर्ड बन जाता है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ गाइज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिफरेंट ये देखिए डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं और नंबर्स दिए गए, जैसे कि AS1, AS2, AS3, AS5, AS6, 7 ऐसे AS26 तक। और उसके अलावा और होते हैं 5 स्टैंडर्ड्स और होते हैं, AS30, 31 तक होते हैं, ठीक है। तो उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बाकी के जो है, मैंने बोला था ना आपको 31, 30, ये 32 वाला अब नहीं रहा है, 31 तक ही है। तो ये देखिए इस तरीके से ये इसके नंबर्स और उसके टाइटल्स होते हैं, जो कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, आप चाहे कोई भी लाइन में हो, आप CA में हो या MBA में हो, MCOM में हो, BCOM में हो, ठीक है, फाइनेंस की किसी भी लाइन में हो, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होता है गाइस। तो यहाँ पे मैंने आपसे इंट्रोडक्शन की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में से हम लोग एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं, ओके। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।